प्यारे बच्चों नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प करने वाले हैं। हम आपकी एनसीईआरटी विज्ञान की किताब के पन्ने पलटने वाले हैं। हाँ, इस किताब में कुल 12 अध्याय मतलब 12 चैप्टर्स हैं और आज हम 9वें अध्याय चैप्टर 9 की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये अध्याय है पेज नंबर 163 से 181 तक। इसका नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। और हाँ, एक बात और, जो बच्चे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मल्ली और वल्ली से, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में हरियाणा में अपनी नानी के घर गए हैं। हाँ, और वहां वो देखते हैं कि आंगन में अनाज के ढेर लगे हैं और लोग उसमें से कुछ अलग कर रहे हैं। यहीं से हमारा अध्याय शुरू होता है, कबीर के एक बहुत सुंदर दोहे के साथ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देही उड़ाए। वाह, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जैसे सूप, जिसे विनोइंग फैन कहते हैं, अच्छे अनाज को रखकर भूसे को उड़ा देता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। क्या बात है। तो चलिए पेज 163 पर दी गई तस्वीर पर आते हैं। या मल्ली और वल्ली का परिवार अनाज के ढेर से कुछ बीन रहा है। हाँ, और उनकी नानी बताती हैं कि वे अनाज में से छोटे पत्थर मतलब स्टोन्स और भूसी यानी हस्क निकाल रहे हैं ताकि अनाज पकाने के लिए साफ हो जाए। तो पृथक्करण सेपरेशन की ये पहली विधि है। जी, इसे कहते हैं हैंड पिकिंग या हिंदी में हस्त चयन। किताब के पेज 164 पर इसकी परिभाषा भी दी गई है। क्या लिखा है? The method of picking by hand from a mixture such as small stones and husk from wheat and rice is called hand picking. अच्छा, तो यह विधि तभी काम आती है जब अशुद्धियां इम्प्योरिटीज कम मात्रा में हों। बिल्कुल, और उन्हें आकार मतलब साइज, रंग, कलर या आकृति शेप में भिन्नता के कारण आसानी से हाथ से उठाया जा सके। जैसे लंच में जब मल्ली अपने पुलाव से काली मिर्च ब्लैक पेपर्स अलग कर रहा था, वो भी तो हैंड पिकिंग ही हुआ। एकदम सही। अब कहानी खेतों में पहुंचती है। मल्ली और वल्ली देखते हैं कि किसान सूखे हुए गेहूं के डंठलों व्हीट स्टॉक्स के बंडलों को एक लकड़ी के लट्ठे पर पीट रहे हैं। ये चित्र 9.2 में दिखाया गया है। हाँ, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके मामा बताते हैं कि वे डंठलों से अनाज को अलग कर रहे हैं। पेज 164 के अनुसार दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब डंठलों से अनाज अलग करना। जी, ठीक है। तो थ्रेशिंग के बाद अनाज भूसे मतलब हस्क के साथ मिल जाता है। अब इसे कैसे अलग करें? इसके लिए पेज 165 पर एक गतिविधि एक्टिविटी 9.1 दी गई है। भुनी हुई मूंगफली रोस्टेड पीनट्स को हथेलियों में रगड़कर फिर फूंक मारकर छिलकों को अलग करना। अच्छा, तो यहाँ हवा की मदद ली जा रही है। भारी मूंगफली नीचे रह जाती है और हल्के छिलके उड़ जाते हैं। बिल्कुल, किसान भी यही तरीका अपनाते हैं। वे सूप या बांस की ट्रे बैम्बू ट्रे का उपयोग करते हैं। पेज 165 के चित्र 9.4 में दिखाया गया है कि एक किसान ऊंची जगह पर खड़ा होकर अनाज और भूसे के मिश्रण को धीरे धीरे नीचे गिरा रहा है। और हवा की वजह से हल्का भूसा उड़कर दूर चला जाता है और भारी अनाज का ढेर नीचे बन जाता है। कितना सरल और प्रभावी तरीका है ना? सच में? तो इस विधि को क्या कहते हैं? पेज 166 पर इसे परिभाषित किया गया है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग यानी निष्पावन। हाँ, आजकल ये काम थ्रेशर मशीनों से भी होता है, जो थ्रेशिंग और निष्पावन दोनों एक साथ कर देती हैं। अच्छा, अब कहानी में मल्ली और वल्ली अहमदाबाद जा रहे हैं और उनकी मामी यात्रा के लिए मीठी पूड़ी बना रही हैं। हाँ, और पूड़ी बनाने से पहले आटे फ्लायर में से चोकर ब्रैन को अलग करना होता है, जिसके लिए वो छलनी का इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल, और इस प्रक्रिया को सीविंग यानी चालन कहते हैं। पेज 167 के चित्र 9.5 में इसे दिखाया भी गया है। तो इसमें क्या होता है? छलनी के जो छोटे छेद होते हैं उनसे बारीक आटा नीचे निकल जाता है और मोटा चोकर या जो भी अशुद्धियां हैं वो ऊपर रह जाती हैं।
मतलब ये विधि तब काम करती है जब मिश्रण के घटकों का आकार, साइज अलग-अलग हो। एकदम सही। जैसे आपने निर्माण स्थलों, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा, रेत, सैंड से कंकड़ पत्थर, पेबल्स एंड स्टोन्स अलग करने के लिए बड़ी छलनी का उपयोग होता है। हाँ, देखा है। तो अब अहमदाबाद में बच्चे नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च के बारे में सीखते हैं और पूछते हैं कि नमक, सॉल्ट कहाँ से मिलता है? एक बहुत अच्छा सवाल, और इसका जवाब है समुद्री जल, सी वाटर से। वो कैसे? चित्र 9.6 में दिखाया गया है कि समुद्र के पानी को उथले गड्ढों, शैलो पिट्स में इकट्ठा किया जाता है। फिर सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक पीछे रह जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इवैपोरेशन, यानी वाष्पन। पेज 168 पर एक गतिविधि 9.2 भी है। नमक के घोल, सॉल्ट सॉल्यूशन को काले कागज पर सुखाकर ये प्रक्रिया दिखाई गई है। पानी उड़ जाता है और नमक के सफेद धब्बे रह जाते हैं। हाँ, लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या हम पानी और नमक दोनों को वापस पा सकते हैं? शायद हाँ। बिल्कुल। पेज 169 पर गतिविधि 9.3 में नमक के घोल को गर्म किया जाता है, जिससे पानी भाप बन जाता है। ठीक है। अगर हम इस भाप को, वाटर वेपर को, किसी ठंडी सतह के संपर्क में लाएं, तो ये वापस पानी की बूंदों में बदल जाएगी। अच्छा। जल वाष्प के द्रव, लिक्विड में बदलने की इसी प्रक्रिया को कॉन्डेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। तो इवेपोरेशन से नमक मिला और कॉन्डेंसेशन से पानी वापस मिल गया। बिल्कुल। अब कहानी पुडुचेरी की है, जहां दादाजी चाय बना रहे हैं और वो बताते हैं कि अगर चाय की छन्नी, स्ट्रेनर न हो तो क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि चाय को थोड़ी देर रख दो, पत्तियां नीचे बैठ जाएंगी, फिर धीरे धीरे ऊपर से चाय कप में डाल लो। यहाँ दो प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, है ना? जी हाँ। भारी, अघुलनशील यानी इंसॉल्युबल कणों का तरल में नीचे बैठ जाना सेडिमेंटेशन यानी अवसाधन कहलाता है। और फिर ऊपर के तरल को धीरे से दूसरे बर्तन में उड़ेलना, वो डिकेंटेशन यानी निस्तारण है। अरे, ये तो हम रोज करते हैं जब चावल या दाल धोते समय गंदा पानी निकालते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तरीका परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम चाय की छन्नी का उपयोग करते हैं। और चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन। तो निस्यंदन का उपयोग और कहाँ होता है? गंदले पानी, मडी वाटर को साफ करने के लिए भी निस्यंदन का उपयोग होता है। इसके लिए कपड़े का या फिर और भी बारीक छिद्रों वाले फिल्टर पेपर का उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, ये फिल्टर पेपर क्या होता है? गतिविधि 9.4 में पेज 172 पर फिल्टर पेपर को कीप फनल में रखकर गंदले पानी को छानना सिखाया गया है। ये चित्र 9.11 में है। तो इससे क्या होता है? मिट्टी फिल्टर पेपर पर रह जाती है, जिससे अवशेष, रेजिड्यू कहते हैं, और साफ पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसे निस्यंद, फिल्ट्रेट कहते हैं। समझ गया। यात्रा का अगला पड़ाव है भोपाल। वहां बच्चे छाछ, बटर मिल्क पीते हैं और दही, कर्ड से मक्खन, बटर निकालने की प्रक्रिया देखते हैं। हाँ, दही को मथनी, चर्नर से बिलोया जाता है। इस प्रक्रिया को चर्निंग यानी मंथन कहते हैं। और इससे मक्खन कैसे अलग होता है? मंथन से हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरने लगता है और छाछ नीचे रह जाती है। दिलचस्प है। और अब यात्रा का अंतिम स्थान है शिलोंग। वहां एक बढ़ई कारपेंटर से गलती से लोहे की कीलें, आयरन नेल्स, लकड़ी के बुरादे सॉडस्ट में गिर जाती हैं। हाँ, और बच्चे चुंबक, मैग्नेट की मदद से कीलों को आसानी से बुरादे से अलग कर देते हैं। ये चित्र 9.12 में दिखाया गया है। चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। सही कहा। और चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग करने की यह विधि मैग्नेटिक सेपरेशन यानी चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। वाह! तो आज हमने पृथक्करण की कितनी सारी विधियां सीख लीं। हाँ, हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, चालन, वाष्पन, संघनन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मंथन और चुंबकीय पृथक्करण। चलिए कुछ सवालों से इन्हें जल्दी से दोहराते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। जरूर। तो पहला सवाल, चावल से पत्थर अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? ये तो आसान है, हस्तचयन या हैंड पिकिंग। बिल्कुल। दूसरा, डंठलों से अनाज अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। सही। तीसरा, हवा की मदद से भूसे को अनाज से अलग करना। निष्पावन, विनोइंग।
बहुत अच्छे। चौथा, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया वाष्पन, इवेपोरेशन। और जल वाष्प का वापस पानी में बदलना, ये 5वां सवाल है। संघनन, कंडेंसेशन। छठा सवाल, गंदले पानी में मिट्टी का नीचे बैठ जाना अवसादन, सेडिमेंटेशन। और बिना हिलाए ऊपर से साफ पानी निकालना। निस्तारण, डिकेंटेशन। 8वां, चाय से चाय की पत्तियां अलग करना। निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। बहुत बढ़िया। 9वां, आटे से चोकर अलग करने में किस सिद्धांत का उपयोग होता है? आकार में भिन्नता, डिफरेंस इन साइज। सही। 10वां सवाल, लोहे के बुरादे को रेत से कैसे अलग करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण से, मैग्नेटिक सेपरेशन। 11वां, दही से मक्खन निकालना किसका उदाहरण है? मंथन, चर्निंग का। और आखिरी सवाल, फिल्टर पेपर पर बचे हुए ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवशेष या रेजिड्यू। शानदार। देखा आपने, विज्ञान की ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद हैं, रसोई से लेकर खेतों तक। बस अपने आसपास देखने और समझने की जरूरत है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।